हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से कब तक थे, 1854 से 1947 तक। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। 11 दिसंबर 1853 को भोसला शासक रघुजी तृतीय की निसंतान स्थिति में मृत्यु हो गई। 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत जब्ती का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नागपुर साम्राज्य के कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, किंतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 31 जनवरी 1855 तक उत्तराधिकारी न होने के कारण नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, किंतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 31 जनवरी 1855 तक मराठा शासन जारी रहा, जो जिलेदार के माध्यम से संचालित हो रहा था। तत्पश्चात 1 फरवरी 1855 को जिलेदार गोपाल राव ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ का प्रशासन सौंप दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, नागपुर राज्य के ब्रिटिश रेजिडेंस मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। नागपुर राज्य के ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम बार ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से लेकर 1830 तक था, किंतु प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से लेकर 1947 तक रहा। औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में शामिल हुआ था। रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया था। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे डिप्टी कमिश्नर एवं सहायक कमिश्नर की नियुक्ति कैसे हुई। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो कंटिन्यू करते हैं। 2 नवंबर 1861 को जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई। जिलेदारी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 2 नवंबर 1861। अब देखते हैं 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। नियुक्ति कब हुई? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ के प्रथम जो डिप्टी कमिश्नर है वो कौन है? चार्ल्स सी इलियट है, 1854 से 1862। अगर देखेंगे अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर तो कौन है? बिलासपुर में गोपाल राव को, बिलासपुर के गोपाल राव को बनाया। अंतिम जिलेदार को ही रायपुर में मोबिब उल हसन को। नोट, छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात चार्ल्स सी इलियट को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राज्य के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। अब देखेंगे तहसीलों का गठन। तो तहसीलों का गठन शुरुआत कब हुई थी? 1854 को। तहसीलदारी व्यवस्था के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स सी इलियट द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब देखेंगे तहसीलें। 1854 के समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित 3 तहसीलें बनाई गई। 1 फरवरी 1857 को नवागढ़ और धमधा तहसील बनाया गया, जिससे तहसीलों की संख्या 5 हो गई, किंतु जुलाई 1857 में धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया। रायपुर 1854, धमतरी 1854, रतनपुर 1854, नवागढ़ 1857, दुर्ग 1857। अब देखेंगे यहाँ पे नोट, 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्य में सहायता हेतु किया गया था। तहसीलदारों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए। तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था। प्रशासन को माल और दीवानी 2 मुख्य विभागों में बांटा गया। अब देखेंगे परगनों का पुनर्गठन। तो मराठा कालीन परगनों का पुनर्गठन कर कमा विस्तार के स्थान पर नायब तहसीलदार की नियुक्ति की गई। यह पद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षित कर दिया गया था। गुलू, सिमगा, मारो और बीजापुर जैसे नए परगने बनाए गए। तहसील के प्रमुख अधिकारी थे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सियानवीस, कानूनगो और मोहरीर। अब देखते हैं पुलिस व्यवस्था। तो पुलिस व्यवस्था में सितंबर 1856 की बात है। छत्तीसगढ़ में 4 पुलिस विभागों में विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार था: रायपुर सदर, रायपुर तहसील, धमतरी तहसील, रतनपुर तहसील। अगेन देखेंगे छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभागों में विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार था: रायपुर सदर, रायपुर तहसील, धमतरी तहसील, रतनपुर तहसील। जनवरी 1858 पंजाब पुलिस मैनुअल छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले पोशाक, हथियार, ड्रिल एवं उनके अनुशासन संबंधी नियम बनाए गए।
अब देखेंगे 1862 पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार। इस सुधार के तहत छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, प्रत्येक थाने में थानेदार एवं उनके सहयोगी की नियुक्ति की गई। अब नोट में देखेंगे जमींदारियां क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था जमींदारों द्वारा की जाती थी। सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। अब देखते हैं जेल व्यवस्था। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया। डिप्टी कमिश्नर इलियट ने जेल प्रशासन के आवश्यक सुधार किए। अप्रैल 1858 के बाद कैदियों को राशन के स्थान पर मेस प्रारंभ किया गया। कैदियों की संख्या के आधार पर जेल के भवन का विस्तार किया गया। 1885 से 1806 में बिलासपुर में जेल की स्थापना की गई। 1862 में कैदियों की देखभाल के लिए एक सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई। 1 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले कैदियों को नागपुर कारागार में भेजा जाने लगा। जिला मुख्यालय में लॉकअप बनाने की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रांत का निर्माण एवं छत्तीसगढ़ के जिले एवं संभाग व्यवस्था। घटनाक्रम 2 नवंबर 1861 को औपचारिक रूप से मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस का निर्माण किया गया, जो वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र क्षेत्र था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। प्रशासन के लिए चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई। जिलों का निर्माण 2 नवंबर 1861। जिलेदारी व्यवस्था। मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। थर्ड देखेंगे संभागीय कमिश्नरी व्यवस्था। 1862 में मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभक्त किया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। अब देखेंगे संभाग। तो नागपुर संभाग के अधीन क्या क्या जिले थे? नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। सागर के अधीन क्या क्या जिले थे? सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल। गोदावरी तालुक, अपर गोदावरी, बस्तर। जबलपुर, मंडला, सिवनी। अब नोट देखेंगे 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टन एडमंड हुए। 1862 के पूर्व छत्तीसगढ़ एक जिला था, जिसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। अब देखेंगे भौगोलिक पुनर्गठन। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल एक जिले संबलपुर को उसके अधीन रियासतों पटना, सोनपुर और रायखोल, बामरा, कालाहांडी के साथ छत्तीसगढ़ से पृथक करके बंगाल प्रांत के ओडिशा क्षेत्र में शामिल किया गया। जबकि मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में छोटा नागपुर व झारखंड क्षेत्र की 5 रियासतें क्रमशः कोरिया, चांगबकार, उदयपुर, जशपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को इन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब देखेंगे इसमें राजस्व व्यवस्था 7 नंबर पे था। ब्रिटिश काल में राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया था। छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भाग में। जो पहला था वो था ताहूदारी, सेकंड खालसा क्षेत्र और थर्ड हमारा जमींदारी। जो ताहूदारी है ये राजस्व सुधार की पद्धति थी, जिसके तहत निम्नलिखित ताहूदारियों को यथावत रखा गया। इसमें फर्स्ट है सैंडिस के शासन काल में निर्मित ताहूदारी, लोरमी 1826, तरेंगा 1828। सेकेंड है रघुजी तृतीय के शासन काल में निर्मित ताहूदारी, सिरपुर 1843, लवन 1848। चार्ल्स इलियट के शासन काल में निर्मित ताहूदारी, संजारी 1858, खल्लारी 1858, सिहावा 1858। सन 1854 में अंग्रेजों ने तिसाला बंदोबस्त आरंभ किया, जो 8 वर्षों तक अर्थात 1862 तक चली। बिलासपुर में भू राजस्व की व्यवस्था 1868 में चिस्म द्वारा प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था, 1880 में IS बेबी द्वारा द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था। रायपुर में भू राजस्व की व्यवस्था 1862 में प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था, 1889 में द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था, 1897 में तृतीय बंदोबस्त व्यवस्था, 1929 में चौथा एवं अंतिम बंदोबस्त व्यवस्था। मराठा कालीन गौटिया के पद को मालगुजार के नाम से जाना जाने लगा और इनके भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया। फिर क्या है 1869 का बंदोबस्त व्यवस्था। ब्रिटिश शासन के रायपुर जिले के गौटियाओं को मालगुजार कहा गया। मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान किया गया। ग्राम रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए। मालगुजारों को भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता था। ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर 12 वर्षों से काबिज थे, उन्हें स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया।
आय के भेद 1854 के पूर्व अर्थात मराठा शासन काल में आय की प्रमुख मदों से सीमित करते हुए 1 जून 1856 से ब्रिटिशों ने आय को केवल 4 मदें कर दी: भू राजस्व, आबकारी, सायर और पंड्री। फिर राजस्व संबंधी मामलों के निदान के लिए एक नियमावली थी जिसे दस्तूर उल अमल का नाम दिया गया था। 1856 से नियुक्त नए अधिकारी राजस्व विभाग में रिश्तेदार, नायाब श्री रिश्तेदार, मुहाफिज दफ्तरी, मोहरीर, परगना वीस, कोषागार जिसको खजाना विभाग में, खजांची, कैशियर, सियानवीस, मोहरीर और फौजदार। अब देखेंगे डाक व्यवस्था कैसी थी। ब्रिटिश शासन के आरंभ होते ही छत्तीसगढ़ में नवीन डाक व्यवस्था की स्थापना की गई। अब रायपुर में नवीन डाकघर प्रारंभ कर पोस्ट मास्टर की पद स्थापना की गई। डाक परिवहन के लिए हर कार्य और घोड़ों की व्यवस्था की गई। अगस्त 1857 में रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति की गई। इसका प्रमुख कारण यह था कि इस समय 1857 के विद्रोह की लहर चल रही थी, जिससे विद्रोहात्मक पत्रों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। डाक निकट पर महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था, जिसका मूल्य 1 आना होता था। अब देखेंगे मुद्रा व्यवस्था। 5 जून 1855 को मराठा कालीन नागपुरी रुपया बंद कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए। 1 मई 1855 को कंपनी का नया सिक्का जारी किया गया। सरकारी भुगतान कंपनी के रुपए में ही किए जाने लगा। अब है यातायात व्यवस्था। सड़क यातायात। एगेन्यू के काल में रायपुर नागपुर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। 1818 से 1830 ब्रिटिश नियंत्रण काल में व्यापारिक हित हेतु सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1854 लोक कार्य विभाग की स्थापना की गई, जो पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य करती थी। 1862 देश की महत्वपूर्ण सड़क ग्रेट ईस्टर्न मार्ग आरंभ में नागपुर से संबलपुर तक पूर्ण हुआ। छत्तीसगढ़ की सभी सड़क जीई रोड से जुड़ गई। अब देखेंगे रेल यातायात। 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ में रेल यातायात प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन बिछाने का कार्य बंगाल नागपुर कंपनी द्वारा किया गया। 1882 में राजनांदगांव से नागपुर तक गेज रेल लाइन बिछाई गई। 1885 नागपुर से रायपुर तक ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1887 छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय। 27 नवंबर 1888 प्रदेश में सर्वप्रथम रेल का संचालन बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ। 1889 इस कंपनी द्वारा बिलासपुर रेलवे लाइन बनाई गई तथा बीरसिंहपुर व उमरिया को लेकर रेल लाइन से जोड़ा गया। 1890 बिलासपुर रेलवे स्टेशन बनाई गई। 1900 बिलासपुर में रेल मंडल की स्थापना। कलकत्ता रेलवे के अधीन इंडिया मिडलैंड रेलवे का ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में विलीनीकरण हो गया। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर मुंबई कोलकाता लाइन से जुड़ गए। इसी वर्ष रेलवे सरकारी अधिपत्य में आ गया। इन्हीं के शासनकाल में मराठा कालीन दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था को समाप्त कर न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। न्याय व्यवस्था हेतु पंजाब में लागू सिविल कोड को आधार बनाया गया। रायपुर व बिलासपुर जिलों में डिप्टी कमिश्नर प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था की गई। दीवानी मामले यह अधिकार तहसीलदारों को तथा परगने में नायब तहसीलदारों को दी गई। फौजदारी मामले यह अधिकार तहसीलदारों एवं डिप्टी कमिश्नरों को दी गई थी, जिसमें अंतिम फैसला देने का अधिकार कमिश्नर को था। अब देखेंगे इसमें शिक्षा का विकास। 20वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष बल दिया गया। हिंदी के साथ अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1885 बर्जेस स्कूल आरंभ में चिंतन गृह के नाम से प्रारंभ किया गया। 1886 बस्तर में प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई। 1893 सेंट पॉल स्कूल की स्थापना। 1894 राजकुमार कॉलेज की स्थापना। 1907 में क्या था, सालेम कन्याशाला अंग्रेजी माध्यम की स्थापना। 1913 लॉरी स्कूल की स्थापना। 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर, धमतरी, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। 1925 कालीबाड़ी संस्था की नींव डाली गई। अब है 1937 शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा शिक्षा मंदिर योजना आरंभ की गई। 1937 ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की स्थापना रायपुर में की गई।
1938 रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना योगानंदम के द्वारा की गई। 1944 SBR शिव भगवान रामेश्वर दयाल महाविद्यालय की स्थापना महाकौशल शिक्षण समिति के द्वारा की गई। अब देखेंगे प्रमुख कार्य। 1854 में छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत। 1855 नागपुरी रुपया का प्रचलन बंद कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए। 1856 रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति। 1858 प्रदेश में पुलिस मैनुअल लागू। 1861 छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का आरंभ। प्रदेश में भू राजस्व हेतु मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया। 1862 छत्तीसगढ़ संभागीय कमिश्नरी व्यवस्था का आरंभ। 1862 छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार। 1871 प्रदेश में आपराधिक जनजातीय अधिनियम लागू किया गया। अब देखेंगे कंपनी सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह। छत्तीसगढ़ राज्य में कंपनी सरकार के गुलामी की दास्ता के विरुद्ध समय समय पर निम्नलिखित विद्रोह हुए। पहला था हल्बा विद्रोह 1774 से 79। छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह था। सरगुजा विद्रोह 1792। भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध यह तीसरा विद्रोह था। परलकोट विद्रोह 1825। कोल विद्रोह 1831 से 32। बर्गर रायगढ़ विद्रोह 1833 से 45। तारापुर विद्रोह 1842 से 54। मेड़िया विद्रोह 1842 से 63। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की जमींदारियाँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।